उत्तर प्रदेश में एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। एनडीए के और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दलों के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाले जो नेता हैं, वो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के नौजवान छूट गए और जिनके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप मेरिट फिर से दोबारा निकालिए संशोधित करके, उस वर्ग के निशाने पर भाजपा और एनडीए के पिछड़े वर्ग के नेता आ गए। कल केशव जी के आवास के बाहर धरना था, आज अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरना था, कल स्वतंत्र देव के घर के बाहर धरना होगा, परसों राजभर के यहाँ होगा और पता लगेगा फिर संजय निषाद के यहाँ होगा। पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं उन सब के घर ये हजारों नौजवान कुंडी खटखटाएंगे जाके, ये तय जान लीजिए। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उस फैसले को स्वीकार किया। ये तो सरकार कहती कि नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अलग बात थी। आपने स्वीकार किया कि हां, जो हाईकोर्ट कह रहा है वो करेंगे। हाईकोर्ट ने एक अपर लिमिट दी टाइम की कि 3 महीने में कर दीजिएगा, लेकिन सरकार तो जानती है कि नौजवानों के मन में जो व्याकुलता है, जो आकुलता है, वो 3 महीने प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर धक्के खा रहे हैं, लू लपट ठंड में। उनसे आप ये उम्मीद करिए कि नहीं सब करेंगे, ठीक करेंगे टाइप का एक भरोसा दे दिया और बोले जाओ मौज करो, हल्ला ना मचाओ। ऐसे कैसे संभव है? ये 15 दिन हो गए, 15 दिन तक छात्रों ने इंतजार किया, नौजवानों ने। 15 दिन जब हो गए तो उन्होंने कल केशव प्रसाद मौर्य से अपने इस अभियान का शुभारंभ कर दिया। स्वाभाविक भी है, भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने वर्ग के नौजवानों के लिए खड़े हो और जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका अनुपालन कराएं, जल्द से जल्द कराएं। इसलिए अब ये पिछड़े वर्ग के नेता, भाजपा के, राजग के, ये आफत में फंसने वाले हैं, जान लीजिए। अब गोल गोल बात नहीं चलेगी, कर रहे हैं तो तुरंत करिए। आज के तकनीक प्रधान युग में जहां एआई तक इससे काम हो रहा हो, उस समय आप एक मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में संशोधित करने में आपको 15 दिन से समय नहीं मिला। जानकार लोग तो कहते हैं 2, 3, 4 घंटे का काम है, बहुत ज्यादा हो तो भी। फिर भी अभी तक कुछ उसमें गाड़ी 1 इंच भी राई रत्ती आगे बढ़ी, इसकी भी सूचना प्रशासन ने, शासन ने देना उचित नहीं समझा। बेसिक शिक्षा विभाग तो लग रहा है कि तकिया मुंह पे रख के सो गया, सर के नीचे ने मुंह पे रख ली तकिया, मुंह धऊ आंख कतहूं कछु नाही। क्या बेसिक शिक्षा परिषद का ये दायित्व तो नहीं था कि जब स्थितियां तनावपूर्ण है, अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है, तो एक प्रामाणिकता के साथ एक एक्शन प्लान सामने आना चाहिए था। और आरक्षित वर्ग की पीड़ा और अनारक्षित वर्ग के जो लोग भर्ती हो गए, उनकी साथ समस्या ये कि वो भी अनिश्चितता के भंवर में डूब और उतरा रहे हैं। उनकी नौकरी जाएगी कि रहेगी? सरकार ने कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सबका हित सुरक्षित रहेगा। अच्छा जी, कैसे रहेगा ये तो कोई बताना चाहिए ना किसी को। नहीं, ये भी धरने पर, वो भी धरने पर, आरक्षित वाले भी धरने, वर्ग के नौजवान भी धरने पर, अनारक्षित वाले भी धरने पर। ये धरना धरना खेल चलता रहे, क्या ऐसा चाहता है शिक्षा विभाग? जो काम आप कर सकते हो सुविधा से, वो भी नहीं करने को तैयार है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आकाश से कोई आकाशवाणी होगी और वो सरकार को ये रास्ता दिखाएगी, शिक्षा विभाग को ये रास्ता बताएगी कि जो लोग चयनित हो गए उनकी नौकरी ऐसे बच सकती। ऐसा तो नहीं ना। प्रशासन कोई रास्ता निकालना है,
वही बाबू अधिकारी रास्ता निकालेंगे। वो रास्ता क्या होगा ये प्रदेश को क्यों नहीं बताया जा रहा, उन शिक्षकों को क्यों नहीं बताया जा रहा, ताकि तनाव घटे, तनाव हटे। लेकिन नहीं, सब हो जाएगा। ये भाव ठीक नहीं है ना। सब हो जाएगा, जब कोई आदमी बोलता है कि सब हो जाएगा, टेंशन न लो, सब अच्छा होगा, तो उसमें एक भाव मुद्रा ये भी होती है कि हम अभी टालना चाहते हैं चीजों को, इसलिए कह रहे सब होगा, सब होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। लेकिन जो दांव पर लगा होता है वो इस आश्वासन पर भरोसा कैसे कर ले, चाहे हमारे आरक्षित वर्ग के युवा हो और चाहे अनारक्षित वर्ग के हो। उनके जीवन दांव पर लगा है, वो कैसे भरोसा कर लेंगे सब ठीक होगा इस पर। ये रामनगरिया नहीं है कि बाबा के गंगा नहाने के बाद बाबा की कुटिया में गए, बावन का आनंद करो बेटा, सब मौज करो, सब अच्छा होगा, नहीं ना। जिसकी नौकरी दांव पर लगी है उसके हृदय से पूछिए आकुलता, और जिसको नौकरी मिलना चाहिए और नहीं मिल रही है उसके हृदय से उसकी व्याकुलता पूछिए जाके, उसके परिवार से पूछिए जाके। वहां आपको पता लगेगा कि ताप क्या है, उसका मन कितना घायल है। ये 4-4.5 साल से बच्चे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, अदालत में लड़ रहे थे केस। अब फैसला आया तो फिर भी वही ढाक के 3 पाती, फिर भी इनको धरना ही देना पड़ रहा है आज भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जबकि उस फैसले को सरकार ने स्वीकार किया। इसलिए ये गुत्थी थोड़ी ज्यादा उलझ गई है। अभी कैसे सुलझेगी ये देखना होगा। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। सहायक शिक्षक भर्ती का संग्राम उस बिसात पर आ खड़ा हुआ है जहां आरक्षण वाले अभ्यर्थी अब बीजेपी के पिछड़े नेताओं के घरों के बाहर आ खड़े हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में केशव मौर्य के बाद आज आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव करने पहुंचे 69,000 भर्ती के आरक्षण वाले अभ्यर्थी। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पिछली बार यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो हमारे 5 लोगों की जेल हुई थी। आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। दोबारा जेल भेजना हो तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन बिना मुलाकात किए अब बिना लिस्ट जारी करवाए हम लोग अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपने हक के लिए सोमवार को भी अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर भी पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन के हालात में कई अभ्यर्थियों की हालत भी गंभीर हो गई थी। इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि कोर्ट के आदेश पर अमल करे सरकार और इस भर्ती में पिछड़े हुए अभ्यर्थियों का हक दिलाएं पिछड़े नेता। इन्हीं हालात में अभ्यर्थियों के एक गुट से मिलने के बाद केशव मौर्य ने लिखा कि आज अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाईकोर्ट के फैसले से अपना न्यायपूर्ण हक पाने के बाद अपनी नियुक्ति के लिए बेसब्री से इंतजार में हैं। उनका ज्ञापन लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा और उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन को देने के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न करना यह उनके साथ अन्याय है।
सरकार इस पर अमल करे। 2 तारीख को धरने का ऐलान कर रहे, कोई मंत्री आके मिला हम लोगों से? एक बार कहे कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए, आप लोगों की नियुक्ति हम दे देंगे, कोई नहीं। जानबूझ के सरकार की मंशा साफ नहीं है, जानबूझ के हम लोग के साथ धारा 144 लगाने की बात कर रहा है कानून। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी भी ये सरकार भैरी बनी हुई है, सुन नहीं रही है, न्याय कोर्ट तक को कुछ नहीं मानती। इतनी वकीलों की फीस कहाँ से लाए? हम सिंगल बेंच से ना, कोई लड़के आए डबल बेंच पे, करोड़ों रुपया हमारा वकीलों में चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम पिछड़े दलित हैं, हमारी जगह जनरल को लगा रखा है, अब हम कहाँ से लाएंगे? हम किराया तक के लिए मांग मांग के लाते पैसे, कैसे कैसे करके अरेंज करते हैं। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। अब आरक्षण वाले अभ्यर्थी इसे जल्द से जल्द अमल में लाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले की चपेट में आकर नौकरी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसी संग्राम में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। बहरहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट के आदेश के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है और शायद यही वजह है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीजेपी के पिछड़े नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। कल केशव मौर्य के घर प्रदर्शन था, तो आज आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के यहाँ। खबर है कि अगला नंबर अब स्वतंत्र देव सिंह के घर का भी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 69,000 भर्ती की लड़ाई बीजेपी के पिछड़े नेताओं की आफत आई? नौजवान सड़कों पर घसीटा जा रहा है। 4-4, 5-5 पुलिस वाले एक-एक युवा को घसीटने में लगे हैं, घसीट घसीट के बस में भर रहे हैं। ये दृश्य अच्छे नहीं है। ये हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, हमारे देश के नौजवान हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्या? इनसे बैठकर बात नहीं हो सकती क्या? शासन के सत्ता के दरवाजे जनता के लिए खुले रहने चाहिए। ये घसीटा घसाटी की नौबत क्यों आ रही है और धरने की नौबत क्यों आ रही है? मेहमान साहब का परिचय करा दे। 2 अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। विजय यादव हैं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, विजय जी का स्वागत है। शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं, चयनित हैं, उनका स्वागत है। दोनों नौजवानों को स्वागत है। मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आजम खान साहब का स्वागत है। अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अविरल जी का स्वागत है। मैं पहले दोनों इन नौजवानों से बात करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि पीड़ा इनको है, दांव पर ये लगे हैं, दोनों पक्ष दांव पर लगे हैं। विजय यादव जी, ये आप लोगों ने अब ऐसा समझ में आ रहा कि एक दिशा ये पकड़ी है कि भाई एनडीए में जितने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके दरवाजे कुंडी खटखटाओ। कल केशव जी क्या किया था, आज अनुप्रिया और आशीष पटेल के यहाँ। अब ऐसे फिर स्वतंत्र देव, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तक वो सिलसिला चलता रहेगा। 2 धरने आपके हो गए पिछड़े वर्ग के नेताओं के यहाँ। क्या आश्वासन मिला और स्थिति अब क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और लगातार पहले दिन से, जब से हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, लगातार आपने हमारी आवाज उठाई है। जहां तक आपने बात कही कि जो आंदोलन हम लोगों ने दोबारा शुरू किया है, देखिए सर, 4 वर्षों में ऐसा कोई भी महीना नहीं गया है जिस महीने में हम लोग कम से कम 20 दिन यहाँ लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन न कर रहे हो। हम 4 साल से जो बात कहते रह गए,
बाबू से लेके आईएएस जितने हैं वहां सचिवालय में बैठते हैं उन तक, और जितने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन तक। और कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी जाके उनको ये बात बताई जाए कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। बहुत प्रयास किया गया, नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो रिपोर्ट आई वो आपके संज्ञान में है, उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो और जो वंचित लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। यहां तक बात ठीक थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जब खुद इस बात को मान लिया, 23 दिसंबर 2021 की बात है ये, मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया 5 लोगों को, उसमें मैं भी शामिल रहा, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, मुझे जानकारी हुई है, हम आपको न्याय देंगे। आपको जानकारी है सर कि 5 जनवरी 2022 को पूरी चयन सूची भी आ गई, उसमें 6,800 लोगों का नाम भी आ गया, उसमें एक मेरा नाम भी था। मेरे घर में भी बड़ी खुशियां मनाएगी, चलो हमारे बच्चे का बहुत लंबे संघर्ष के बाद चयन हो गया। 2020 से लड़ते लड़ते 2022 में ही सही 2 साल सड़कों पर लाठी खाते खाते आज उसका चयन सुनिश्चित हो गया। नतीजा क्या निकला? इन्हीं बाबुओं ने, इन्हीं अधिकारियों ने उस मामले को 5 जनवरी को लिस्ट आती है सर, 27 जनवरी तक इन्होंने इंतजार किया कि न्यायालय से स्टे हो जाए। 5 जनवरी से 27 जनवरी के बीच 22 दिन इनके पास थे, जबकि ये 22 घंटे का भी काम नहीं था 6,800 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का। 1 दिन का प्रोसेस था। जो आज लोग ये बता रहे हैं कि 3 महीने का समय है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मैं अपने आपके दर्शकों को और सबको ये बताना चाहता हूं कि उस समय 22 दिन का समय था इस सरकार के पास। अगर चाहती तो अपनी निकाली लिस्ट पर नियुक्ति पत्र दे सकती थी। तो आज ये हमारे जो शिवेंद्र भाई जैसे लोग जिनकी नौकरी पर खतरा आन पड़ा है, तो शायद ही वो भी दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उस समय जो कोर्ट की हियरिंग हो रही थी वहां कोर्ट इस बात को कह रही थी कि जो नियुक्तियां हो गई हैं उनको डिस्टर्ब मत करिए आप, जो नियुक्तियां आप अब करना चाहते हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बना लीजिए, आप उनको समायोजित कर लीजिए। लेकिन वहां पे इन अधिकारियों ने जानबूझ के हिलाहवाली की ताकि ये मामला न्यायालय की चौखट पे जाए और स्टे हो जाए। उनको पता था कि ये स्टे हो गया और हो गया। अब जो आपका प्रश्न रह गया कि आप अभी जो प्रयास हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, कल डिप्टी सीएम साहब के पास जाने का सिर्फ एक उद्देश्य ये था कि जैसे ही जजमेंट आया था, आपने देखा हो कि सबसे पहले उनका ट्वीट है, यहां तक विपक्ष वाले भी पीछे रह गए, इतनी जल्दी थी कि सबसे पहले उनका ट्वीट आया कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, सबसे पहले सत्ता पक्ष में सूबे के डिप्टी सीएम है, वो कोई विधायक, मामूली विधायक नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और उससे भी बड़ी बात पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं। आप भी जब उनका इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य है। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जीत है, हाई कोर्ट का फैसला नौजवानों की जीत है, जब कल आप धरना दिए और फिर उनसे मिले धरने के बाद, उनने क्या कहा और आज आशीष पटेल और अनुप्रिया ने क्या कहा, ये बताइए मुझे। मैं सर उसी पे आ रहा था। कल जब हम लोग वहां पे गए, पहले तो एक चीज ये गलत हुआ, किसके इशारे पे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने लाठियां चलाई, आपने भी वीडियो देखे होंगे सर और चलाए होंगे, पूरे देश के सामने वो गया, तो ये सबसे पहले बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे जो पिछड़े समाज के नेता कहे जाते हैं उनके आवाज पे घटनाक्रम हुआ। उससे आगे की बात की जो कल मुलाकात हमारी हुई, जब लाठीचार्ज हो गया, पुलिस ने वहां से हटा दिया, तो हमारे 5 लोगों को वहां बुलाया गया और अंदर उनसे यही कहा गया कि देखिए आप लोगों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है उसका नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहा गया कि तेजी से चल रहा है और जो होना था वो हो गया है, आपको नियुक्ति पत्र हम देंगे। हम लोग उनको अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे, सर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां प्रभावित होंगी, उनके लिए क्या ठोस योजना है आपके पास, क्योंकि कल उनकी नौकरी जाएगी, तो यही बवाल जो आज चल रहा है कल वो करेंगे, तो उनके लिए क्या योजना है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही सर। उससे बड़े खेत का विषय ये है कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि आपका काम होने जा रहा है, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। एक भी अधिकारी, अभी शिवेंद्र भाई बैठे वो भी अपना पक्ष रखेंगे, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को टेबल पे बैठा के इस बात के लिए आश्वस्त करना चाह रहा हो कि नहीं आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, शिवेंद्र भाई आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, विजय जी आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, केवल नेताओं वाली बात अधिकारी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, किसी का अहित नहीं होने देंगे। ठीक, जब सत्यनारायण कथा होती, शिवेंद्र आपके पास आ रहा हूं, सत्यनारायण कथा होती है और जब खत्म हो जाती कथा, आरती हो जाती है, तो उसके बाद पंडित जी कहते मैं दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो मेरे साथ, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या वैसी भाषा अधिकारी बोल रहे हैं? उनको इसलिए रखा है सब होगा, अच्छा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे आप मसीहा हो क्या? आप बाबू हो यार, बाबू वाली बात बताओ। आप मुरारी बाबू बन के घूमेंगे क्या? आप नौकरशाह हैं? आप ये बताइए कब तक नियुक्ति पत्र देंगे, कब तक इनके लिए रास्ता निकालेंगे? सब होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे आप मसीहा हो गए। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, नारा मत लगवाइए। अगर आप शिक्षा सचिव है, बेसिक शिक्षा के सचिव है, तो आप ये बताइए नौजवानों को। खैर शिवेंद्र जी, मुझे लग रहा है रास्ता टकराव की ओर जा रहा है
और इसका जो समाधान होना चाहिए था, नियुक्त अगर सरकार ने सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार ने स्वीकार किया निर्णय या नहीं। अगर नहीं किया तो सरकार जाती सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार ने निर्णय मान लिया तो आज के दौर में नियुक्ति पत्र प्रिंट आउट निकालने में तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता है नहीं, और लिस्ट भी एआई लगा देते तो 2 ही घंटे में बन जाती नहीं। ये तनाव तो खत्म होता, और आपकी नौकरी भी किसी अधिकारी के, नेता के, पिछड़े वर्ग के, अगड़े वर्ग के, किसी वर्ग का नेता हो, ये कहने से कि नहीं शिवन चिंता ना करो हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े, नहीं बचेगी ना। फाइल में साथ खड़े होने वालों का नाम थोड़ी लिखा जाएगा भाई, फाइल में निर्णय लिखा जाएगा कि कैसे बचे, और ऐसा निर्णय जो अदालत में टिके, ये भी ध्यान रखिएगा। घोर माठा करने से तो नहीं चलेगा। आपकी भी नियुक्ति जब समायोजित होगी तो वो भी अदालत में चैलेंज होगी, ये भी जान लीजिए जी। अदालत को संतुष्ट भी करना होगा। अदालत को क्या ये बताएंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। शिवेन जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला इकलौता ऐसा मंच हम चयनितों को मिल रहा है जिसके माध्यम से हम चयनित अपनी पीड़ा कह पा रहे हैं। बाकी प्रदेश में शासन स्तर पर, मंत्री स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर समस्त एक तरफ एक पक्ष की बात की जा रही है कि चयनितों के पक्ष में कोई भी कार्य योजना स्पष्ट नहीं की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार से बचाएंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ कह देने से किसी चयनित की नौकरी सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके उपरांत सबसे बड़ी बात यह है कि विजय भाई भी ने भी ये स्वीकार किया है कि सिंगल बेंच ने कहा था कि चयनितों को बिना छेड़े कोई वैकल्पिक मार्ग बाकी लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार भी की थी तो सरकार को सिंगल बेंच के निर्णय का भी मान रखना चाहिए था। वहां से टकराव की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती और दोनों पक्षों को संतुष्ट सरकार कर सकती थी। लेकिन सरकार ने इंतजार किया, डबल बेंच का निर्णय पहुंच गया। तो यदि सरकार से डबल बेंच के निर्णय पर अटक जाएगी तो जो भी पक्ष डबल बेंच के निर्णय से प्रभावित हो रहा है वो मजबूर हो जाएगा आगे के न्यायालय में जाने के लिए, यदि उसके पक्ष में सरकार नहीं खड़ी होती है तो। जी नहीं तो आगे के न्यायालय में तो चली गई बात। जी सर, अभी आगे के न्यायालय में गई है लेकिन प्रक्रिया अभी लिस्ट नहीं हुई है। अभी सरकार के पास ये व्यवस्था है कि वो वैकल्पिक मार्ग निकाल दे, तो जो पक्ष गया हुआ है यदि उसको यह आश्वस्त हो जाएगा कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और पूरी कार्य योजना उसके सामने स्पष्ट हो जाएगी तो वो अपनी याचिका वापस लेगा जी। और यदि सरकार आश्वस्त नहीं करेगी तो सर मजबूरन उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये लड़ाई अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अविरल मलिक जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी सब सरकार, शासन, सत्ता विभाग सब हर युवा के साथ खड़ा है, फिर ये युवा सड़क पर क्यों लाठी खा रहा है? जिससे मिलते हैं ये नौजवान वो कहता चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं क्या, और जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको लठ पड़ता है, घसीटा घसाटी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कौन किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है। खड़े होने की तो प्रतियोगिता है नहीं। मसला ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नौकरी दो, तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 15 दिन हो गए। और सरकार ने कहा कि जो नौकरी पा चुके वो उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो उनको ये लिखित में आश्वासन हो जाना चाहिए था, सरकार का वचन आ जाना चाहिए था लिख के। नहीं अविरल जी। भाई आप तक आवाज जा रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज अभी तो आपकी आ रही है। जी आपने मेरा सवाल सुना? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हाँ बताइए भैया। जी देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश सरकार की जहां तक बात, तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर युवाओं के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, युवाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर धरातल पर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कोई भी विभाग हो, कोई आज ये विषय नहीं है कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, आज ये विषय नहीं है भाई। आज विषय दूसरा है, विकास के कार्य पर अलग चर्चा करें। आज विषय ये है कि ये आपने कहा जमीनी स्तर पर ये जो नौजवान है ये जमीन पे तो धरना दे रहे हैं, इससे ज्यादा जमीनी स्तर क्या होगा?
मुझे आज सिर्फ इस पर बताइए, बाकी विकास पर चर्चा अलग करेंगे भाई। जी देखिए, जहां तक बात है जिस प्रकार से इस विषय को उठाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के द्वारा भी निश्चित रूप से इस विषय को उठाया जा रहा है, और जहां तक सरकार का निर्णय है, सरकार का मानना है, तो निश्चित रूप से इन युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से है। हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इन युवाओं के साथ हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और जहां तक न्यायालय का विषय है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो न्यायालय के आदेश का अपमान करते हैं और न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बोलने का कार्य करते हैं। हम न्यायालय के आदेश का सम्मान पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। बाबू एक मिनट रुकिए, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, सम्मान कोई किसी का भी करो, सबको छूटे, चाहे जितना सम्मान करो, सम्मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं। असम्मान में लड़ाई होती, सम्मान तो ठीक ही। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, ये एक लिस्ट, रिवाइज लिस्ट जारी करने में और 6000 7000 अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालने में सरकार को कितना टाइम लगता है? सबके साथ है, ये तो हमने सुन लिया, इसको मत रिपीट करना। मैं समझना चाह रहा हूँ कितना टाइम लगता। 15 दिन हो गए, कोई अधिकारी ये बताने को तैयार है कि इनको विजय यादव मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं, कोई इनको गारंटी देने को तैयार है लिखत पढ़त में कि भाई साहब आपको हम 15 सितंबर को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे? कोई बोलने को तैयार है? जिससे ये मिलते हैं वो आप ही वाली बात बोलता है, सारे माननीय आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करना। अब ये खड़े का क्या करे भैया मलिक साहब? जी देखिए, जहां तक मान्यों के साथ खड़े होने की बात है वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल सब साथ खड़े हैं। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, जिस प्रकार से आपने सटीक रूप से इस प्रश्न को पूछा, तो मैं आपका सटीक उत्तर इस विषय पर देना चाहूंगा। हम इनके साथ अगर खड़े हैं तो केवल साथ बोलने के लिए नहीं खड़े हैं। हम इनका साथ जिस प्रकार से दे रहे हैं वो इन्हें भी मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनके न्याय के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है। किसी प्रकार का कोई शक इन्हें नहीं होना चाहिए, हमारी नियत पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस विषय पर राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस विषय को पॉलिटिसाइज करने का कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी को इस विषय का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्य बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, अन्य मुद्दों पर आप राजनीति बिल्कुल कीजिए, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम युवाओं के हित की जहां बात आती है, कम से कम उस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम युवाओं के साथ अगर खड़े हैं तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके हित में कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यदि हम अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मैं मोहम्मद आजम खान के साथ पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं भाई, मुझे ऐसा खड़ा होना समझ नहीं आता, माफ करिएगा। क्या हम सरकार होते या हम नौकरशाही होते तो हम विजय यादव को 2 हफ्ते पहले बता चुके होते कि फला तारीख को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, डोंट जाओ। क्या मैं लफाजी में यकीन ही नहीं रखता? ये लफाजी तो मुझे कभी स्वीकार ही नहीं हुई। और इसी के साथ मैं शिवेंद्र के साथियों को भी बता चुका होता कि आइए मेरे साथ बैठिए, ये देखिए, ये नियम, ये कायदा, ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना नजीर, ये हाई कोर्ट की नजीर, सब मिला के हमने आपके लिए रास्ता निकाल दिया, आप सेफ हैं, जाइए। ये तो मैं 10-12 दिन पहले कर दिया होता। मैं ये भाषण ही नहीं देता हम साथ हैं, हम साथ हैं। कोई सिनेमा बन रहा है क्या? नहीं, अपने अपने घर रहो यार, साथ नहीं रहो, लेकिन काम तो करो। मोहम्मद आजम खान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा वाले कह रहे कि मामला इतना गंभीर नहीं था, ये तो सफाइयों ने गंभीर कर दिया और उस पर राजनीति कर रहे हैं। एक तो ये आरोप खैर अलग है, इसका आप जवाब देंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि अब स्थिति जहां पर आ गई है वो बहुत नाजुक मोड़ है। एक हाथ ये और एक हाथ ये, किसी का भी नुकसान होगा, शरीर को नुकसान होगा। हमारी संतान
आरक्षित वर्ग के नौजवान भी हैं और जो समायोजित हो चुके वो भी लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। बीच का रास्ता कोई निकलता दिख नहीं रहा और व्याकुलता बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है युवाओं में। अमिताभ जी, सरकार की मंशा और नीयत अगर अच्छी होती तो यकीनन रास्ता निकल गया होता। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश और तानाशाह की तरह काम कर रही है। पहले भी इन बच्चों ने, इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहुत बार अपने ज्ञापन दिए और ये बताया कि ये चीजें देखिए गड़बड़ियां हो रही हैं, और ये भी साथ में कहा कि जिनका आपने चयन कर लिया हम उनके हटाने की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे साथी हट जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब जस्टिफाइड मांग थी उन अभ्यर्थियों की कि भाई वो कह रहे हैं जो हमारा हक बनता था वो हमें मिलना चाहिए, और किसी को हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर किसी त्रुटिवश किसी का चयन भी हो गया तो उसे सरकार हटाए। ये उनकी मांग कभी रही ही नहीं है, और ये समाजवादी पार्टी की भी कभी मांग नहीं रही है कि जिसका चयन हो गया उसको हटाया जाए, बल्कि नियमानुसार जो आरक्षण का पालन होना चाहिए था वो पालन होके और नई सूची बना के उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिनका हक मारा गया है। बस सीधा सा सवाल था, लेकिन चूंकि नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो गई है, वो समझ नहीं पा रही है। भाजपा को नौकरशाही से ही यकीनन नुकसान हो रहा है, और भाजपा किस डबल माइंड स्टैंडर्ड में है ये बात भी समझ में हम लोगों को नहीं आती है। जब एक तरफ अभ्यर्थी और समाज इस बात के लिए तैयार है कि भाई जो चयनित छात्र है सरकार अगर उनका कोई समायोजन करती है तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिनका हक और हिस्सा मारा गया था उनका चयन हो जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी, अगर इसके बावजूद ये फार्मूला भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जिसका मतलब वो वही जो विजय यादव पहले कह रहे थे कि सरकार ने 22 दिन इंतजार किया कि कोर्ट कोई निर्णय दे दे और भर्ती फंस जाए, उसी तरह से वो ये इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे या तो स्टे दे दे या कुछ ऐसा दे दे जिससे ये प्रक्रिया रुक जाए। यानी प्रक्रिया को वो पूरी तरह से संपन्न और खत्म नहीं करना चाहते हैं, जो सरकार की मंशा समझ में आ रही है। अमिताभ जी, अगर उनकी मंशा खत्म करने की होती, सबको न्याय देने की होती, क्योंकि आपस में इन लोगों का तकरार भी नहीं है। अगर दोनों लोगों में कहीं तकरार इस बात का होता कि चयनित अभ्यर्थियों को हटाया जाए यानी समायोजन ना किया जाए तब तो एक बार मान भी सकते थे। जब इन लोगों में इतना सहानुभूति आपस में है कि भाई आपका चयन हो गया, आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन हमारा हक और हिस्सा मिल जाए, हम इससे संतुष्ट हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को रोक लगा दे। वो एक तरफ दलितों और पिछड़ों की वाहवाही लेना चाहती है, दूसरी तरफ जो स्वर्ण वर्ग है उसकी भी वाहवाही लेना चाहती है, लेकिन दोनों वाहवाहियां सर मिलना आसान नहीं है। मिलेगी तो एक ही वाहवाही और दोनों वर्ग नाराज ही होगा अल्टीमेटली सरकार से। जी अविरल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप दोनों हाथों में लड्डू रखने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगी। से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस विषय पर लंबा भाषण दिया, लेकिन अपने विषय में इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया कि इनके दौर में क्या कुछ हुआ, इनके अखिलेश जी के कालखंड में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, और किस प्रकार से इन्होंने पिछड़ों का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने कमजोर वर्ग का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने गरीबों का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने युवाओं के लिए कार्य किया। इस विषय पर ये दो शब्द नहीं बोले, लेकिन इन्होंने योगी जी की आलोचना एक प्रकार से की, हमारी सरकार की एक प्रकार से इनके द्वारा आलोचना निश्चित रूप से की गई। आप आलोचना बिल्कुल करिए, उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल मैं यहाँ मौजूद। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने कहा वो हमने किया। जिस तरीके से हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात की, जिस प्रकार से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात की गई, उस नारे को जमीनी स्तर पर हमने उतारा और युवा हमसे प्रसन्न है, इसीलिए युवा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट अविरल, एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये जो विजय यादव व्यक्ति नहीं, ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी
69,000 भर्ती के। ये जो लोग धरना दे रहे हैं नौजवान नहीं है, बूढ़े हैं। या एक सेकंड, ये धरना सिंगापुर में दे रहे हैं, लखनऊ में नहीं दे रहे। गजब करते हो यार। देखिए मैं जी देखिए, निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूं, हमारी पूरी पार्टी इनका सम्मान करती है। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा गया, मैंने केवल उसका उत्तर दिया है। मैंने इनके विषय में अभी कुछ नहीं कहा। मैंने केवल समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आजम खान साहब बोल रहे हैं अभी, उनके विषय में मैंने बोला है। जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही, तो इनके दौर में क्या विकास हुआ ये एक बार दिखा दें। इनके कालखंड में क्या कुछ विनाश कार्य हुए वे भी बता दें, और एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कर लें। भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार का और अखिलेश यादव की सरकार का ये तुलनात्मक अध्ययन कर लें। इन्हें कर लेना चाहिए एक बार तुलनात्मक अध्ययन, लेकिन ये नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने जनता के लिए, जनहित में जिस प्रकार से अनेकों कार्य किए, युवाओं के हित में अनेकों कार्य किए, और आज हित में खड़े हुए हैं, तो पक्ष में खड़े हुए हैं। जो लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार, पूरी सरकार उनके पक्ष में खड़ी हुई है। एक मिनट रुकिए अविनाश जी, एक मिनट रुकिए, आजम खान आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं विजय यादव से पूछ रहे थे। विजय यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई बार इस बात को पूरी जोरदारी से कह रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, वनवासी कल्याण परिषद, आदिवासी कल्याण परिषद, जितने 36 आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो सब आपके पीछे खड़े हुए हैं पूरी मजबूती के साथ। अब आगे क्या करें बताइए? या तो आप इस मजबूती को देख के मन प्रसन्न रखिए क्या, और अगर इस मजबूती से कुछ मिल रहा है आपको, और अगर मिल रहा है तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं? जब वो कह रहे कि हम सब सिए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो करे, हमारा तो भाव ये है युवाओं के लिए, प्रणाम कर रहे हैं हम। केवल भाजपा नहीं, संघ से लेके बजरंग दल तक सब मान लो। यादव जी, फिर आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई, जब वो कह रहे कि हमने तो दिल निकाल के रख दिया कटोरी में? आदरणीय अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना, मेरी निराशा इस बात की है कि जो मेरे सामने अविरल मलिक जी दिख रहे हैं वो युवा हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने लोगों का आपने नाम गिनाया कि सब खड़े हैं, उनसे कह दीजिए थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं और बैठें। सरकारों का काम सिर्फ खड़ा होना नहीं होता है, उनका काम होता है जनहित के कार्यों के लिए बैठे। बैठेंगे तब ना लिख पाएंगे फाइल पे कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बैठ के लिखना पड़ेगा, खड़े खड़े काम नहीं हो पाएगा। और ये रटा रटाया चीजें देखिए आप, कितनी संवेदनशीलता है। एक तरफ शिवेंद्र प्रताप, एक तरफ विजय यादव जैसे लोग, जिनके जीवन और मरण का सवाल है, रोजी रोटी का संकट है, उनके परिवार की उम्मीदें टिकी हुई हैं, वहां पे एक पार्टी का प्रवक्ता बैठ के सिर्फ इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं, हम सब साथ खड़े हैं, सारे आनुषंगिक संगठन साथ खड़े हैं। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर लिए बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि आज आपकी संवेदनहीनता की वजह से दो वर्ग बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अमिताभ जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक तरफ शिवेंद्र भाई लोग धरना दे रहे थे, एक तरफ हम लोग धरना दे रहे थे। हम दोनों लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही लड़ाई कर लें। नौकरी भूल गए थे हम लोग, केवल इस बात का बचाव कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही टकरा जाएं। तो बेहतर ये है कि ये खड़े होने का नाटक बंद करके बैठ के ठंडे दिमाग से सोच के ये तय किया जाए कि शिवेंद्र की नौकरी कैसे बचेगी और विजय यादव की नौकरी कैसे मिलेगी। इस पर विचार करने की बजाय अगर ये खड़े होने का नाटक किया जाएगा तो ये बहुत ही, ये रहस्यमयी नहीं है, ये समझ लीजिए कि एक सोची समझी पॉलिटिक्स है। ये एक तरीका है कि कैसे जो है युवाओं को गुमराह करके रखा जाए। और मैंने अब जो शुरुआती वक्तव्य में अपने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बाबू, ये अधिकारी सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच चुका है। अगर वहां से एक स्थगनादेश हो जाए, एक स्टे हो जाए, तो हम 2 साल चैन की बंसी बजाएं, राम नाम जपें और हमको कुछ ना करना पड़े। विजय यादव मरते हो तो मरे, शिवेंद्र मरते हो तो मर जाएं, कोई किसी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं कह के अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं अमिताभ जी, कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों ने इस भर्ती में घोटाला किया, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने छोड़िए, ये मुद्दा 3 साल में भी हल नहीं होगा। ये मैं एक प्रतिष्ठित चैनल पे और एक अनुभवी, बहुत अनुभवी पत्रकार के सामने मैं ये संबोधन कर रहा हूं अपना, कि 3 साल में भी अधिकारी नहीं सुलझ रहे थे। कि क्यों? क्योंकि जिन्होंने चोरी की है उन्हीं को घर की चाबी दी जा रही, भैया लो
चोरी किया हुआ सामान तुम्हें इस घर में रखना है। वो चोरी करके पैसे लेके तो अपना घर बनवा चुके, लखनऊ में फ्लैट और जमीनें खरीद चुके अधिकारी, तो वो अधिकारी कैसे चोरी अपनी मानेंगे? वो कुचक रचना चाहेंगे जिससे विजय यादव की नौकरी ना बचे। वो हर कुचक रखना चाहेंगे जिससे शिवेंद्र प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे और लखनऊ दौड़ते रहे। तो वो क्यों हमारा भला चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप तुरंत करना चाहिए और ये हमारे अफजल भाई जो युवा है इनको खुद तय करना चाहिए। सिर्फ खड़े होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है विजय, ठीक है, मैं शिवेंद्र को भी बीच में ले आऊं, फिर अविरल आपके पास आऊंगा, आजम भाई के पास आऊंगा। शिवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं पूरी सरकार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रज्ञा भारती, संस्कार भारती और 36 संगठन हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक, वो सब लोग पूरी तरह से खड़े और इतनी विचित्र, इतने भारी भरकम ढंग से खड़े कि कतई टच से मस नहीं हो रहे। सब आपके पीछे भी खड़े हैं और विजय यादव के पीछे भी खड़े हैं। इस खड़े होने से आपको क्या लाभ मिल रहा है, एक ये बताइए, और क्या खड़े होने भर से आपकी बात पूरी हो रही है या आप इसके आगे कुछ चाहते हैं कि नहीं भाई खड़े ना हो, बैठ जाओ? शिवेंद्र जी। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस प्रकार दोनों पक्षों के पीछे खड़े होने से दोनों पक्षों को सिर्फ मानसिक अवसाद मिल रहा है। तो शांति से अगर बैठ जाएं तो दोनों पक्ष सुकून से और दोनों पक्षों के साथ बैठ जाएं और कार्य योजना स्पष्ट कर दें कि किस प्रकार से चयनित पक्ष का हित सुरक्षित कर दिया जाएगा। अगर चयनित शिक्षकों का हित सुरक्षित हो जाए, उनको यह आश्वस्त कर दिया जाए कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चयनित पक्ष ने कभी इस बात को नहीं कहा है कि किसी भी विसंगति के कारण यदि कोई वंचित रह गया है तो उसको नौकरी ना दी जाए। और आजम खान साहब ने आज पहली बार चयनितों के पक्ष में ये बात बोली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपनी बात चैनल से कहें कि चयनितों के पक्ष में भी दो टूक शब्द बोले। सर, हमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि सत्ता पक्ष कह रही है खड़े हैं लेकिन कार्य योजना नहीं बता रही है, विपक्ष सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहा है। सर, वोट या कुछ भी हो, वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं है ना, वो चयनित शिक्षक का भी है, शिवेंद्र का भी है, विजय भाई का है, और एक एक वोट का बराबर वेटेज भी उतना ही है। तो इसलिए जो भी बात करे दोनों वर्गों की करे। और खड़ा है तो सर, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता, ना हम जाना चाहते ना विजय जाना चाहते, लेकिन जब सर हमारी नौकरी की बात आएगी तो अंतिम दरवाजा खटखटाने के बाद ही तो हम स्वीकार करेंगे। जब तक अंतिम दरवाजा नहीं खटखटालेंगे, केवल कह देने से हम कैसे मान जाएंगे कि ये चीज हुई या विसंगति हुई और आपको हटाया जा रहा है? तो हम सरकार अगर कार्य योजना स्पष्ट कर दे तो हम सरकार के भरोसे बैठे, नहीं अगर सरकार करेगी तो हम मजबूरन अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, मलिक साहब, क्या न आपकी सरकार के अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गुरु थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट अपने आप बवाल में डाल देगा पूरी भर्ती? क्या फिर मौज चैन की बंसी बजाना, मौज लेना? क्या विजय यादव भी घर बेच के मुकदमा लड़ेंगे और शिवेंद्र भी लड़ेंगे क्या? और हम लोग ये है दफ्तर में पेस्ट्री और काजू, नमकीन और अंजीर का जूस वगैरह लेते हुए मौज लेंगे? ऐसी उम्मीद, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मन में इच्छा यही है कि गुरु थोड़ा रुक जाओ, बस किसी तरीके से रोज सुबह अगरबत्ती जलाओ भगवान के सामने और कहो भैया सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इस मामले को लिस्ट करे और इसमें टांग फंसा दे ताकि हम लोग मौज में आ जाएं। मलिक साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर गलत है तो आप समझा दीजिए मुझे। जी देखिए, हमारे मन में क्या है, वो एक ही भावना है कि युवाओं का हित किस प्रकार से हो। और जहां तक बात है स्वतंत्र देव सिंह जी के आवास के घेराव की, जिस प्रकार से मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से शुरू में सुना था, तो जहां तक स्वतंत्र देव सिंह जी की बात है तो इन्हें 2-4 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करना चाहिए। वो डेलीगेशन जाए और मिले, निश्चित रूप से वो मिलने के लिए तैयार हैं। ये अगर डेलीगेशन से मिल रहे होते तो इन पर लाठी काय को चलती नहीं है। हम स्वयं चाहते हैं कि चर्चा हो। अगर ये इस प्रकार से इस बात को कह रहे हैं कि हम चर्चा के विरोधी हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम चर्चा के पक्षधर थे, चर्चा के पक्षधर हैं और चर्चा के पक्षधर रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप जी, चलिए कुछ तकनीकी समस्या है। विजय यादव, ये मलिक कह रहे हैं कि धरना मत दो, 5-5 आदमी आके मिल लो। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि इतने नवयुवक हैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं,
मैंने इनसे कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन अधिकारियों ने इस आरक्षण घोटाले को अंजाम दिया, आप उनके भरोसे क्यों बैठे हैं? आप ये बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी आपने दोहराया, उनसे जो सवाल पूछा, हालांकि वो सवाल का उत्तर नहीं दे पाए, मैं उनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। मैं इन बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को 4 साल से बहुत इनकी एक एक रग से परिचित हूँ। इन्होंने मुझसे टेबल पे बैठा के ये बातें बोली हैं, मुझसे बोली अपने ऑफिस में कि क्यों हैरान हो, अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तुम लोग वहां तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यहां तक बोला गया, मैं बताऊं, 1 नंबर बढ़ने के बाद तमाम इसी भर्ती में शामिल लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके सर 2 साल से सड़कों पे टहल रहे हैं। देश में शिक्षा मित्रों की क्या हालत हुई, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझा। जितना दर्द आपने उनका उठाया, शायद ही किसी चैनल वाले ने उठाया होगा, किसी पत्रकार ने उठाया होगा। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि वो सरकार भी, जो हमारे आजम खान साहब बैठे, इनकी भी सरकार बाबुओं के भरोसे बैठी थी। इनके जो अधिकारी थे बेसिक शिक्षा विभाग के, आज भी उसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं, ये भी भरोसे बैठे थे कि हमारे अधिकारी बहुत काबिल है, वो शिक्षा मित्रों को बचा ले जाएंगे। आज जो भाजपा की सरकार, हमारे जो मलिक साहब, अब्दुल मलिक साहब की सरकार है, वो भी उन्हीं बाबू और अधिकारियों के भरोसे बैठी है कि उनकी सरकार सारे उनके अधिकारी जो सारे मामले का हल निकाल देंगे। वो शिवेंद्र को भी खुश कर ले जाएंगे, विजय यादव को भी खुश कर ले जाएंगे, और साथ ही साथ एक पूरा IT सेल ये माहौल सेट करने के लिए, बनाने के लिए, देखो सब चंगा है देश में, पूरे प्रदेश में कोई दुखी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो अपने भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आप लोग भी अगर जो भी सीमाएं हैं, आप उन सीमाओं से ऊपर उठिए, अपनी सरकार में बात पहुंचाइए कि जो बाबू इन 2 लोगों से, शिवेंद्र से और विजय यादव से बैठ के बात तक करने को तैयार नहीं है, आप उसके ऊपर भरोसा करके बैठे को हम दोनों का भविष्य सुरक्षित करेगा। केवल हवा में बातें की जा रही हैं। मैं गवाह हूं इस बात का। मैं लखनऊ में हूं सर, मैं हर दूसरे दिन वहां अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो दिल्ली में जाके बैठे हैं, कभी न्यूयॉर्क की ट्रिप पे जा रहे हैं, वो उनसे मिलकर हम लोग अपने भविष्य के बारे में 2 शब्द जानना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री एक शब्द बोलना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। रुकिए, मैं मलिक से जवाब लूं, फिर आजम खान साहब कहते हैं। आजम खान, अरे मलिक साहब इधर उधर मत घुमाइएगा, सीधी बात। आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के नौजवान शिक्षा सचिव, डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, फलान ढिकान, रामजी, श्यामजी, संदीप, ये जो मंत्री हैं आपके शिक्षा के, कल्याण सिंह के पोते, इन सबसे मिलने की कोशिश कर रहे, कोई मिलने को तैयार नहीं। और आप कह रहे हो कि हम द्वारा तो खिड़की दरवाजे सब हटा दिए, हमने बिल्कुल सब खोल दिया है, ओपन एयर यूनिवर्सिटी बना दी है। वो आपके मुंह पर कह रहे कि कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं। भाई फाइल पर है इनकी नौकरी, इनकी नियुक्ति पत्र पर दस्तखत ना तो केशव मौर्य कर सकते हैं, समझिए बात को, ठीक ना? स्वतंत्र देव के दस्तखत से नौकरी मिल सकती है? नौकरी पर तो अधिकारी ही दस्तखत करेगा ना। अधिकारी इनसे मिलने को तैयार नहीं भाई। अविरल मलिक जी, देखिए, जहां तक बात है, जिस प्रकार से इन्होंने मिलने की बात कही, हमारे सभी मंत्री मिलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। आप जाइए और मिल लीजिए। अगर हो सकता है वो कहीं बाहर हो तो समय ले लीजिए, नहीं तो किसी प्रकार का आपको रुकावट आएगी ही नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने कहा कि दरवाजे हटा दिए, खिड़की हटा दी, वो बिल्कुल सही बात है। हम जनता के लिए ही बने हैं, हम जनता के हित में कार्य करने के लिए ही बने हैं, और जनता ने ही हमें चुना है, इन युवाओं ने ही हमें चुना है। हम इन युवाओं के पक्ष में ही खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, मिलने में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये कोई 10 जनपद नहीं है, 10 जनपद में बाधाएं आ सकती हैं, यहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप जाइए स्वतंत्र देव सिंह जी से, आप 4-5 लोगों का, 10 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करिए, मिलना आप चाहते हैं जाइए मिलिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा मंत्री से टाइम ये दिलवा देंगे, आप इनसे पूछ लीजिए दिलवा पाएंगे क्या? एक मिनट अविरल, विजय यादव कह रहे हैं संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री से टाइम दिला दीजिए आप। जब उनने खिड़की दरवाजे सब हटाई दिए तो तत्काल टाइम दिलाओ उनको। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के विषय में कि वो बाहर गए हुए हैं, तो अगर वो बाहर गए हुए हैं, इन्होंने कहा विदेशी यात्राओं पर गए हुए हैं, इस प्रकार की बात इन्होंने अभी चैनल के माध्यम से कही, तो मैं इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो अपने निजी हित के लिए बाहर नहीं जाते हैं, वो राज्य के हित के लिए। अरे भाई किसी हित से गए हो? एक मिनट मलिक, भाई एक बार रुको विजय यादव, वो किसी हित से गए, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं आप संदीप सिंह से इन लोगों को मिलने का टाइम दिला दो, बात खत्म करो। जब सारे नेता आपके यहाँ मिलने के लिए वो बैठे हैं बिल्कुल तैयार, कुर्ता कलफ का पहन के, तो टाइम दिला दो, बात ही खत्म हो जाए। जी
देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रारंभ में कहा आदरणीय अमिताभ जी, आपने कहा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते, तो आप कल्याण सिंह जी से ही अगर इस विषय को शुरू कर ले, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हो अपने दौर में, चाहे राजवीर सिंह जी रहे हो और चाहे संदीप सिंह जी हो, ये जनता के मध्य में रहने वाले नेता हैं। ये जनता से कभी अलग नहीं गए, ये आपको भी मालूम है। ये जनता से हर समय मिलना पसंद करते हैं। ठीक, इनको टाइम दिला दीजिए, बाकी सारी बातें ठीक है। इनको टाइम दिला दीजिए, बात खत्म हो जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाएगा। जो प्रोसीजर होता है, अगर ईमेल का प्रोसीजर है, ईमेल करते मिल जाएगा, समय ईमेल पर आ जाएगा। ईमेल नहीं आप, अरे भाई एक मिनट, अगर ईमेल और सीमेल करना, फिर आप क्या करोगे? जब आप भी तो जनता के लिए हो ना, और ये जनता है, इनका टाइम तय कराइए। ठीक है, मैं उसके लिए कार्य कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। भैया इनसे संपर्क करिए, विजय यादव, अविरल मलिक से संपर्क करिए और संदीप से मिलिए। आजम खान साहब, हमने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में एक बात हमेशा एक सी पाई, सरकार कोई रहे, बाबुओं की चाल वही रही, वो नहीं बदली। जब गाजियाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर चलो ना, तो या हरियाणा में जाओ, तो कुछ ट्रकों के पीछे लिखा होता है, यूं तो ऐसे ही चालेगी। क्या मतलब? ये अपनी चाल नहीं बदलेगी क्या? तो ये मैं ब्यूरोक्रेसी के लिए कह सकता, यूं तो ऐसे ही चालेगी। कोई मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अविरल बाबू, अभी आपकी आयु उतनी नहीं हुई कि सिर हिलाओ, है ना? मैं अभी 10 उदाहरण दे दूंगा। आजम खान साहब, मैंने कल्याण सिंह की सरकार देखी, राजनाथ सिंह की देखी, मुलायम सिंह की देखी, मायावती की देखी, एक बार नहीं 3 बार देखी, अखिलेश यादव की देखी, योगी जी की देख रहे, विश्वनाथ प्रताप की देखी, ये अपना नरेंद्र तिवारी की देखी। अधिकारी उसी अंदाज में, क्या मैंने कभी अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं देखा। सारा मामला किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से नहीं सुलझेगा, ये अधिकारी से सुलझेगा। और अधिकारी तकिया लगा सो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर निगाह रखे हुए है, एक आंख बंद किए एक आंख खोले सुप्रीम कोर्ट की ओर, कि गुरु वहां से कुछ आ जाए तो जान छूटे। आजम खान जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपके हो सकता है अनुभव है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यकीनन अधिकारी ज्यादा सक्षम हो गया है, ज्यादा निरंकुश हो गया है, और वो जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, वो खुद इस बात की शिकायत बार बार कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनता, यानी मंत्री विधायक की नहीं सुनता है। इसीलिए शायद केशव मौर्य जी, जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था और हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया था, अब वो भी असमंजस में है। अगर कल उन्होंने कहा था कि तत्काल कार्रवाई हो, कल उन्होंने कहा तत्काल कार्रवाई हो, उसके बाद तत्काल में भी 24 घंटे अमिताभ जी बीत गए। तब ये आप समझ सकते हैं, जब उनके तत्काल में 24 घंटे बीत गए तो वो कितना समय बिताना चाहते हैं। कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि उनकी मंशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और ये भर्ती लटक जाए। अगर उन्हें निपटाना होता तो यकीनन इन 15 दिनों में निपटा दिए होते और दोनों पक्षों के लिए कोई अच्छी चीज कार्य योजना दे सकते थे और समायोजन दे सकते थे। एक तो सूची बनानी थी, सूची कंप्यूटराइज ही बननी है, 3 घंटे 4 घंटे में बन सकती है, और उनके लिए पॉलिसी बनानी थी, जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए पॉलिसी बनानी थी। हो सकता है उसमें 1-2 दिन लग जाते, कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत पड़ जाती, लेकिन सारी चीजें 15 दिन में तो हो ही सकती थी। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं है। ये दोनों लोगों को, दोनों जो अभ्यर्थी हैं उनका भला नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह से सड़क पे लड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, मजबूर किए हैं कि अपनी लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है आजम भाई, अभी रुकिए, अभी नहीं आएंगे। विजय यादव, मैंने देखा था केशव जी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि मैंने ज्ञापन दिया मुझे अभ्यर्थियों ने, और मैंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। क्या, जिसे हम लोग तो तत्काल ज़्यादा नहीं जानते, हम तो ट्रेन की टिकट का ही तत्काल जानते हैं, गए तो तुरंत टिकट मिल जाता, भाई तत्काल का मतलब ही है क्या?
ठीक बात कह रहे आजम खान। तो तत्काल के आदेश के बाद कुछ आपको जुम्बिश दिखाई दी, कुछ हलचल दिखाई दी, अधिकारी वगैरह आपसे टेलीफोन किए हो, मिले हो कि भाई साहब वो आदेश आ गया, तत्काल करना है, आप लोग कहाँ हो, अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ, ऐसा कुछ हुआ? अरे अमिताभ जी, एक जरूरी बात शायद मुझसे भूली जा रही थी। अच्छा हुआ आपने मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया। हमारा एक साथी, उसका नाम इरशाद है, वो आजमगढ़ का रहने वाला है। कल डिप्टी सीएम साहब का जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसको दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। जहां तक जो आपने कहा कि डिप्टी सीएम के जो ट्वीट जो आपने जिसका जिक्र किया, उसके बाद किसी अधिकारी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं आपको बताऊं कोई ऐसा टेबल नहीं है जहां हमारे ज्ञापन ना पड़े हों। मैं बताऊं कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके मोबाइल में व्यक्तिगत हम लोगों के नंबर सेव हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं कल इनकी जरूरत पड़ेगी, और वो अपनी जरूरत पे याद भी करते, बुलाते भी, जब मामला फंसता देखते तो बुलाते भी हैं। लेकिन डिप्टी सीएम का जो ट्वीट आया उसके बाद किसी भी अधिकारी की तरफ से, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, वो कभी कभी अपने ड्राइवरों से भी फोन करवा लेते थे, अपने बाबुओं से फोन करवा लेते थे कि बुला लो उन बच्चों को, बैठ के बात करनी है, लेकिन कोई एक जू तक नहीं रेख रही है उनके ऊपर कि वो बुला के कोई वार्ता कर सके। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे अबरेल बाबू कह रहे हैं कि आप जो है ईमेल करिए, जीमेल करिए, मंत्री से मिल लीजिए। अभी आज हम लोग आशीष पटेल जी के यहाँ गए थे, उनसे जो मुलाकात हुई वो कह रहे हैं उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है, कोई योजना नहीं है उनके पास, सरकार के पास कोई कांटेक्ट नहीं, वो बता सके कि कब तक कोई, वो कह रहे हैं कि 15 दिन तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, ठहर रख लीजिए। वो 15 दिन क्यों कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा बता दूं आपको। वो 15 दिन इसलिए बता रहे हैं, हमारे शिवेंद्र भाई के साथ के, हालांकि उनका लिस्ट में नाम नहीं, वो चयनित नहीं है, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी उनको लोगों को इकट्ठा भी करना है, तो उस मामले को लिस्ट करा देंगे जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। याचिका कल डिसमिस हो जाए, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें बेमौत मारे जाएंगे वो शिक्षक जो 4 साल से कार्यरत थे। अगर कुछ स्टे वगैरह हो गया तो नुकसान होगा हमारे जैसे लोगों का जो 4 साल से उम्मीदों का बोझ लेके लखनऊ की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो मैं अबरेल बाबू से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जिन बेसिक शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं, को अपने निजी काम से नहीं, लोकहित के कार्यों के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर इतने लोकहित करने का उनको शौक चढ़ा ना, आप उनका बेसिक शिक्षा मंत्रालय दूसरे को दे दीजिए, जो बेसिक शिक्षक के बच्चे हैं, जो बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनकी मदद कर सके, उनको बना दीजिए विदेश मंत्रालय, पूरे भारत का विदेश मंत्रालय संभाल लें, लेकिन ये भावनाओं से खेलना बंद कर दीजिए। और मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं, कम से कम केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी करके आप टीवी पे आया करिए कि 2 लोग हम लोग बैठे हैं, पूरे अमिताभ जी को बहुत लोग सुनते हैं हमारे यहाँ, हर एक आदमी इस उम्मीद से बैठा होगा कि आज अमिताभ जी का शो है, कोई न कोई कंक्लूजन जरूर निकल के आएगा कि हमारे लिए क्या रास्ता बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो रास्ता बन रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ना आपके पास कोई जानकारी। अगर कोई जानकारी है तो कार्यक्रम के अंत होने तक मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि शिवेंद्र भाई के जो साथ में है, मेरे साथ में, उनके लिए इतना तो बता दो कि आखिर कौन सी होगी जब हमारे लिए कोई रास्ता निकल के बाहर आएगा। विजय भाई अभी रुक जाइए, अविरल जी एक मिनट, आप अपना तर्क मत दीजिए, अब समय खत्म हो गया, अपनी पार्टी का तर्क अब छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। केशव जी ने लिखा तत्काल कार्रवाई करें, क्या अंग्रेजी में होता है इमीडिएट करिए, क्या 24 घंटे बीत गए, अरे रुक जा भाई, उनके बच्चों के पास किसी का टेलीफोन भी नहीं आया, नहीं, कैसा लिखा हो, कैसा आदेश हो, कैसा क्या मसला है भाई, समझ नहीं पाए हम तो सोच रहे थे लिखने के बाद इनके पास शिक्षा सचिव आ गए होंगे, कह रहे होंगे हम तुम्हें ढूंढ रहे, कहां हो भैया, ले जाओ नियुक्ति पत्र यार जल्दी जल्दी। जाते जाते हमसे एक कमेंट ले लीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अविरल जी। जी देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे देता हूं, उससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आजम जी का जो प्रश्न था, जो इन्होंने वक्तव्य दिया था, एक बार मैं इनका भी उत्तर एक बार दे देता हूं, जिससे कि व्यूअर्स को, आपके करोड़ों दर्शकों को क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नियत सही नहीं है, नियत साफ नहीं है। तो मैं इस बात को क्लियर कट कह देना चाहूंगा आजम जी कि हमारी नियत पहले भी साफ थी और बिल्कुल साफ कुछ नहीं कहा जाता है। जिस प्रकार से जी मेरी आवाज आ रही है? आ रहे भैया जी। जी देखिए, जिस प्रकार से आजम जी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, ये मुजफ्फरनगर के दंगे पर, कवाल कांड पर, अविरल नो आप अब छोड़ दीजिए, अब आगे आप उस पर एक लाइन जल्दी से बोलिए, फिर मैं शो को वाइंड अप करना है मुझे। मैं अजय आजम खान से भी टिप्पणी, ये जो बात इन्होंने कही कि तत्काल निर्देशित कर दिया, तत्काल कार्रवाई करें, 24 घंटे बीत गए, इनके पास किसी का टेलीफोन तक नहीं आया, कैसे तत्काल हो रहा है? जी अगर 24 घंटे बीत, जी हाँ। देखिए
जिस प्रकार से आपने कहा 24 घंटे बीत गए, अगर 24 घंटे बीतने की बात है तो केवल 24 घंटे का ही और इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार। अरे रुक जाओ मेरे भाई, इतना तेज ना भागो। तो ओम प्रकाश राजभर टाइप का मामला लगा कि 100 जाति एक साथ में गिना दोगे। आजम खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय कम है। मैं जब ये कहता हूं सर कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है, तो उसके कई तथ्य हैं। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी केंद्र सरकार से कहा था, संवैधानिक संस्था कहा था कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, सूची दूसरी बनाई है। सिंगल बेंच ने कहा था आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, तब उन्होंने कहा था चयनित छात्र उनके हितों का ध्यान करते हुए, यानी सिंगल बेंच का आदेश ज्यादा अच्छा था सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब डबल बेंच के आदेश को भी नहीं मान रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का इंतजार कर रही है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक है आजम खान साहब, रुकना होगा। ठीक है, ठीक है, हैसियत कितनी कम हो गई है ये भी समझ में आ रही है। ठीक है शिवेंद्र, एक लास्ट सवाल है, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आप लोगों ने अपने मसले को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की, और अगर की तो अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? छोटा सा उत्तर बस। सर बहुत छोटा सा सर, हम लोगों ने इस मामले में लगभग 50 विधायक, 25 सांसद और लगभग जितने अधिकारी होते हैं विभाग के, सबसे मिल चुके हैं, और अभी तक किसी ने कार्य योजना स्पष्ट नहीं की थी। और हमने धरना किया था तो हम इस आश्वासन पे माने थे कि हमको जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। न उनके कार्यालय से विभाग को कोई निर्देशित किया गया है कि चयनित शिक्षकों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा। इस वजह से सर हम सभी मजबूर हैं, बाकी किसी भी वर्ग का नेता हो वो चयनित शिक्षकों की बात नहीं कर रहा है, इसलिए चयनित शिक्षक मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय की ओर देख रहे हैं, और अगर सरकार हमारे साथ नहीं आती है तो हमको मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और सर एक अंतिम बात कहूंगा, जो आजम खान साहब कह रहे थे कि सिंगल बेंच ने भी माना है, डबल बेंच ने, सर सबने माना है। हम भी कह रहे हैं कि जो भी माना है वो माना है, ठीक है, लेकिन यही लोग निकल करके मंचों से कह रहे थे कि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% से अधिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो आज वो बात निकल करके कहते हैं, और नहीं कहते हैं तो हमारा चयन सुरक्षित कर दें, विजय भाई का भी चयन उसमें जिस हिसाब से मिल जाए उनको कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 घंटे बहस हुई इस विषय, जब ये हाई कोर्ट का निर्णय आया था और इतवार को सरकार ने इस पर चर्चा की थी और सोमवार को मैंने इस पर चर्चा की इस शो पे, तब मैंने जो बात कही थी उस बात को भी 12-14 दिन बीत गए, हुआ कुछ नहीं। मुझे बहुत पीड़ा होती है। आप बोल रहा हूं, मतलब सरकार, जब आपने माना कि हाई कोर्ट का निर्णय ठीक है, इसका मतलब आरक्षण में गड़बड़ी की गई। आरक्षण में गड़बड़ी, स्वतंत्र देव तो वहां बैठे नहीं, ना केशव मौर्य बैठे, ना अनुप्रिया बैठी, अधिकारियों ने लिस्ट फिस्ट बनाई, नियम कायदे। मैंने पहले दिन कहा था कि ऐसे अधिकारियों का नाम सार्वजनिक करिए और उनको दंड तत्काल दीजिए। इसके लिए बैठक करने की जरूरत तो थी नहीं, ना इसके लिए कोई खोजबीन करने की जरूरत थी, और ना ये सवाल थेतरई से छुप सकता है। इनके भी साथ उनके भी साथ इस तरह की बातों से प्रश्न तो नहीं दबेगा। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, जिन अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के शासन के जिन अधिकारियों ने इसमें इस ढंग की विसंगतियां की, घपले घोटाले किए आरक्षण की व्यवस्था में, जिसको हाई कोर्ट ने दोहराया और जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी, स्वीकृति दी, उन अधिकारियों के नाम अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? उन अधिकारियों को दंड क्यों नहीं दिया गया? पहले तो इसका जवाब दो, उसके बाद विजय यादव की मांग पर बात करो, फिर शिवेंद्र की मांग। पहले इसका जवाब दो। इसमें तो कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। मान लो संदीप विदेश भी घूमते रहे, तब भी कार्रवाई हो सकती है। इसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। इतना बड़ा धतकर्म हो गया। हमारे बच्चे 4-4.5 साल से लखनऊ की सड़कों पर लटकाते रहे, बरसात हुई तो पानी में भीगे, और जून का महीना हुआ तो लपट में झुलसे, और जनवरी में भयंकर शीत में ओस में पड़े रहे, और अधिकारी मौज ले रहे हैं, काजू खा रहे हैं।
और फिर आप हमको बताते हो कि ऐसा है वैसा है। मैं कैसे मान लूं? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं वही बात मानता हूं जो आंखों से देख लेता हूं। भाषण में मेरी कोई रुचि नहीं। भाषण तो सब अच्छा अच्छा दे लेते। मैंने बताया ना, शुरुआत मैंने वही से की थी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये पंडित जी कराते हैं ना, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? दूसरी बात, अगर आपसे मेरा मतलब, जो भी लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग तो पूरा ही, अगर आपकी नजर इस बात पर नहीं है कि किसी तरीके से जान छूटे और सुप्रीम कोर्ट इसमें टांग फंसा दे, तो आपके पास 15 दिन पर्याप्त थे, मोर देन सफिशिएंट समय था। 15 दिन में 3 बार नियुक्ति पत्र बढ़ जाता है इनको। कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस है क्या मित्र? नहीं ना। फिर इतनी जल्दी तो हमने पार्लियामेंट बना के खड़ी कर दी थी। उनको चिट्ठी देने में क्या समझ कितना टाइम लग रहा था, और लिस्ट बनने में। तीसरी बात, नेता क्या कह रहे हैं उनकी बात का कोई बहुत ज्यादा वजन मैं नहीं मानता। आजम खान साहब माफ करिएगा, मलिक आप भी हैं, मैं बहुत वजन नहीं देता। क्या? क्योंकि आपके कहे से, आपके लिखे से, चिट्ठी से काम नहीं हो सकता। काम के लिए अधिकारी का ही दस्तखत चाहिए। आजम भाई गलत तो नहीं कह रहा? मंत्री, मुख्यमंत्री किसी के दस्तखत से नौकरी पर दस्तखत नहीं हो सकते अपॉइंटमेंट लेटर पर। कोई अधिकारी करेगा, है ना? अधिकारी ना शिवेंद्र से मिलने को तैयार और ना विजय से मिलने को तैयार, ना आरक्षित वर्ग से, ना समायोजित वालों से। क्यों? चयनित वालों से क्यों नहीं मिल रहे? जब जिम्मेदार वो हैं, काम उनको करना है, रिजल्ट उनको देना है, वो क्यों नहीं मिल रहे? वो असूरी पश्या नारी है कि सूरज नहीं देखेंगी? घूंघट में रहती हैं अधिकारी? घूंघट में रहते हैं क्या? इनको संतुष्ट क्यों नहीं करते? इनको क्यों कभी केशव मौर्य के यहां, कभी अनुप्रिया के यहां, कभी स्वतंत्र देव के यहां, कभी रामलाल श्यामलाल के यहां जाके धरना देना पड़े? और क्यों शिवेंद्र के साथियों को धरना देना पड़े इनके समानांतर? मसला इतना सीधा नहीं। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहूंगा, उसको मान लीजिए ये भविष्यवाणी है मलिक साहब, आज नहीं 6 महीने बाद हमको आप कहोगे फोन करके कि भाई साहब आपने कहा ठीक था। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला लटक गया, अटक गया, पिछड़ों का, दलितों का हक उनको नहीं मिला जो हाई कोर्ट ने कहा है, और फिर 2, 4, 5 साल के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में झूलता रहा, तो उसका बड़ा भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मलिक साहब लिख लो मेरी बात, कलम है लिख लो। क्या? किसी भी किस्म के भाषण से वो नुकसान नहीं कम होगा। लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि माना यह जाएगा और माना यह सच होगा कि आपके पास समय था, आपने नहीं किया, आप इसकी प्रतीक्षा में थे। एक चीज होती है कि हम चिट्ठी टाइप कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर, और तब तक कोर्ट ने झप से ऑर्डर दे दिया। समझ में आती बात? आप तो खाली बैठे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि कोर्ट कब दखल दे और कब हमारी जान छूटे। ये तरीका ठीक नहीं। और अगर चयनित वर्ग से नौकरियां गईं, चूंकि उनकी नौकरियां उनको मिली हैं, उसमें उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो कोई गड़बड़ किया नहीं। गड़बड़ किया अधिकारियों ने और सजा पाए शिवेंद्र, तो भी सरकार को उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी इस बात को भी लिख के रख लीजिए। पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर मुश्किलों में डाल देगा। ये घर के चिराग हैं, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है। इनकी आंख का आंसू सत्ता की हथेली पर गिरना चाहिए, लखनऊ की सड़क पर नहीं।
ये डंडे खाने के लिए नहीं है, लाठी खाने के लिए नहीं है। जो अदालत ने कहा वो आपने माना, फिर भी आप ये धरने देने को विवश है, और दूसरे पक्ष को कोई बताने को तैयार नहीं कि नौकरी कैसे बचेगी। और फिर एक आखिरी बात करके बात समाप्त करूंगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी किस्म की लफाजी से नौकरी नहीं बच सकती। नौकरी बचाने के लिए भी ऐसा प्रस्ताव चाहिए, ऐसा विकल्प चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जो अदालत की स्क्रूटनी में ठहर पाए। शिवेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? घरमानी मनमानी नहीं है ना, अदालत में जाएगा वो प्रस्ताव, सरकार का निर्णय, उसकी समीक्षा होगी, वह टिकना चाहिए। नहीं तो आकाश से गिरे खजूर में अटके। आप प्रस्ताव अल्लम जल्लम बना देंगे, कोई उसको चैलेंज कर देगा, आप भी बरी हो जाएंगे, भाई हमने तो प्रस्ताव बना दिया, कोर्ट ने नहीं माना, अब हम क्या करें। लो, फिर शिवेंद्र ज्ञापन देने के भी नहीं रहेंगे, वो कहेंगे हम तो कर दिया, अब नहीं माना कोर्ट में क्या करूं। इसलिए कोर्ट की आड़ लेकर खेल नहीं होना चाहिए। उसमें दोनों पक्ष हमारे हैं, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हमको दुख होगा। दाईं आंख और बाईं आंख में को फर्क हो सकता है क्या? इस पीड़ा को समाधान चाहिए, इस पीड़ा को समाधान चाहिए। धन्यवाद।